नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लास्ट में तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, बोर्ड में जो आने वाले क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं जो हम लोग अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। तो आपकी क्लास में वो सारे सामान मैंने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए, तो वो सारी चीज़ भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, एक बहुत अच्छी बात कही है कि योर माइंड इज वेपन, सो ऑलवेज लोडेड इट। यानी आपका दिमाग एक हथियार है, इसलिए आप इसको हमेशा लोड करके रखिए। तो आइए क्लास 10th का ये चैप्टर लोड करते हैं अपने दिमाग में, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हम लोग क्या सीखेंगे आज के इस वीडियो से, इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे एसिड के बारे में। दिख रहा है आप लोगों को? मैं एक बार देख लूं। हाँ जी, दिख रहा है। एसिड क्या होता है और एसिड का क्लासिफिकेशन जानेंगे, और क्लासिफिकेशन जानने के बाद यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देखने के बाद आपको सीधा जानना होगा इसकी प्रॉपर्टी को। जैसे ही आप प्रॉपर्टी में आएंगे वैसे आप दो तरह की प्रॉपर्टी देखेंगे, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वेरी गुड। केमिकल प्रॉपर्टी में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस चार ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। जैसे इसकी रिएक्शन देखनी है आपको, है ना। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या होता है? तो हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी मेटल होते हैं, आपने रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर फर्स्ट में पढ़ी थी, थर्ड में भी पढ़ेंगे। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर के मेटल होते हैं, जो हाइड्रोजन को उनके डाइल्यूट एसिड से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, उनको एक्टिव मेटल बोलते हैं। तो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स आपको देखनी रहेगी। सेकेंड, अगर ये एसिड है तो बेस पसंद है, इसको बेस पसंद है मतलब बेस के साथ रिएक्शन देखनी रहेगी। थर्ड, आपको देखना रहेगा कार्बोनेट के साथ रिएक्शन एंड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ ये किस तरह की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, और लास्ट जो होगा, जैसे एसिड है ना, तो इसकी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या परिणाम मिलेगा। तो एसिड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग दूसरी चीज बात करेंगे इस चैप्टर में बेस के बारे में, तो बेस में भी हम लोग सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप से बेस होता है। क्लासिफिकेशन देखने के बाद हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज पर आएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज भी अभी हमने बताया कि दो होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी में भी आपको तीन चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, एक तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई बेस है तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। ठीक है, दूसरी चीज, अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ हुई थी तो बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करा लीजिए, परिणाम वही रहना है ना, रिजल्ट वही रहना है, बस टाइप ऑफ जो नेम है इसका वो बदल जाएगा। तो बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराइए। अब एसिड की रिएक्शन आपने किससे कराई थी? मेटल ऑक्साइड के साथ कराई थी। एसिड की रिएक्शन आपने मेटल ऑक्साइड के साथ कराई थी, तो बेस की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराने वाले हैं। ठीक है जी, चलो। जैसे इतनी चीज हो जाएगी वैसे आपको कुछ और भी पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे जैसे बेस में आप बात करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे एल्कलीज के बारे में, कि एल्कलीज क्या होते हैं या बेस और एल्कलीज में क्या डिफरेंस होता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, एल्कलीज के बाद से आप देखेंगे जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन, या जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको भी पढ़ेंगे आप। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन को भी पढ़ना रहेगा हमको, है ना, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या डेली यूज में क्या इसका काम में आती है, क्या चीज़ें इसकी बात हमारे लिए ज़रूरी है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। जैसे आप इसको पढ़ लेंगे वैसे आप ये भी देखेंगे कि जो एसिड होते हैं या जो बेस होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक
कंडक्टेंस का काम करते हैं या इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम करते हैं, कंडक्टर है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करते हैं या कंडक्टिविटी दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करते हैं। तो दरअसल एसिड बेस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस शो करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में और अगर हम आगे चलें कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स कितने टाइप के होंगे, कैसे होंगे, इन सब की बात आप लोग इंडिकेटर्स में कर लेंगे। इंडिकेटर्स के बाद अगर मैं कहूँ इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, तो आप कहीं ना कहीं एक पीएच कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पीएच कॉन्सेप्ट और पीएच स्केल के बारे में भी जानेंगे। पीएच कॉन्सेप्ट, पीएच स्केल के बारे में जानने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ। फिर हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे लास्ट में इस चैप्टर में, कि सॉल्ट्स कितने टाइप के होंगे, कैसे होंगे, किस सॉल्ट को हम कैसे बनाएंगे। और सॉल्ट्स में भी आपको सबसे पहले NaCl यानी जो आपका कॉमन सॉल्ट है उसके बारे में पढ़ना होगा। NaCl के बाद अगर हम लोग दूसरा कोई सॉल्ट पढ़ेंगे तो वो है आपका NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं हम लोग, तो बेकिंग सोडा के बारे में भी पढ़ना होगा आपको। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको Na2CO3.10H2O, जिसको आप क्या बोलते हो, वॉशिंग सोडा बोलते हो, तो वॉशिंग सोडा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आप CaOCl2, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देखो जितनी भी चीजें हैं आपके किचन के आसपास की चीजें हैं, किचन बाथरूम की चीजें जितनी भी आप यहाँ देख रहे हो, सब इसमें आप पढ़ डालोगे ना, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखने के लिए भी ज्यादा झंझट नहीं होगी। इसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हो, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा लास्ट में अगर आप देखोगे तो CaSO4.H2O, ठीक है। अभी मैंने H2O लिखा है, अगर मैं यहाँ पर 2H2O कर देता या फिर मैं यहाँ पर 2 इधर लिखता तो इसका नाम चेंज हो जाता, ठीक है। तो मैं इसको ना लिख करके मैं आपको सीधा सीधा लिख दूं कि आपको पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में हल्का सा फॉर्मूले का जो GYPSUM जिप्सम फॉर्मूले का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सारी चीजें आप जब इसको पढ़ेंगे पूरी तरह से तो मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। जैसे बड़ा नाम है तो बड़ा नंबर देना रहेगा, इसमें 12। ये छोटा नाम है, सॉरी बड़ा नंबर है तो इसको 21 देना रहेगा और इसको देना रहेगा 12, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा अभी तुरंत ही देख लीजिए। जैसे मैंने लिख दिया CaSO4.H2O, ठीक है। अगर मैंने 2 आगे लिखा इस तरह से 2 और यहाँ 1, तो ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। या इस चीज को आप ऐसा भी कह सकते हो, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा CaSO4.1/2H2O, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जहां भी H2O होगा वो हाइड्रेटेड होगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, जिसको हम लोग प्यार से POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। अगर जिप्सम का फार्मूला आपसे कोई कहे कि क्या होगा, तो आपको 1 2 लिखना है, यानी यहीं पर आपको क्या करना रहेगा, ये CaSO4.2H2O, ठीक है। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि जिप्सम के आगे आपको सिर्फ 12 का ध्यान रखना है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस चूंकि इसका नाम बड़ा है इसीलिए बड़ा नंबर देना है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आप इस चैप्टर में करने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्विक रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। ले लिया? चलिए बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये क्लियर हो जाएगा, मेरे पास ये सेव नहीं होता। अब एक एक करके आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज एसिड? जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग एक एक चीज देखने वाले हैं बहुत आराम से, ठीक है, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। तो एसिड जनरली क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं? ये क्या हो गया, अरे वाह, तो आगे वापस से इसको क्लियर करो या मैं सेलेक्ट करूं, हाँ मैंने पेन लिया। एसिड क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोर इन टेस्ट, मतलब टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे, ठीक है। टेस्ट में कैसे होंगे, खट्टे होंगे, जिनको आप एसिड कहोगे। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी है। एसिड चेंज द कलर बिटवीन लिटमस सॉल्यूशन टू रेड,
जैसे अब एसिड से आपको कलर का चेंज अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए, अनिल, अनिल मतलब एसिड, ए फॉर एसिड, एन मतलब नीला, नीले को लाल करेगा, नीला मतलब ब्लू, ब्लू, और लाल का मतलब रेड। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, ठीक है। तो अनिल याद रखेंगे, एसिड नीले से लाल करेगा, नीला मतलब ब्लू और रेड मतलब लाल, तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को लाल करेगा, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो। एन एसिड इज सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन आयन, यानी H प्लस आयन जिसमें होगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, और प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन, आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा देखो, ये H प्लस आयन जो प्रोड्यूस होता है ना, ये H प्लस आयन, इसकी जिंदगी ऐसे नहीं रहती है, ये तुरंत वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड है एक्वस, एक्वा मतलब होता है पानी, ठीक है, जैसे एक्वाफीना, एक्वागार्ड, ये सुना होगा आपने। तो जब H प्लस ऐसे खाली अकेले घूमेगा नहीं, ये वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा और बनाएगा H3O पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये जो H प्लस है, ये क्या कमाल करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अब जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे, और हाइड्रोनियम आयन किस पे डिपेंड करेगा, H प्लस पर, तो जितने ज्यादा H प्लस आयन उतना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन, और उतने ही ज्यादा इसकी एसिडिटी, यानी एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। चलो भाई, इतनी बात आप लोग अपने जहन में उतार लो, ठीक है। अच्छा, अब एसिड कितने टाइप के होंगे, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरह से किया जा रहा है। जैसे किसके आधार पर आप बात करते हैं, अगर आप स्ट्रेंथ के आधार पर बात करिए, स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से पता चलती है, जो कि अभी मैं आपको बता देता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं, इसी चीज को अल्फा से कहीं के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जितना डिसोसिएटेड हो चुका है, मतलब अगर कोई मान लीजिए कोई ए है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है XYZ, अब ए में से कितना, पहले तो ये पूरा था, पूरी कॉन्सेंट्रेशन इसकी थी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, अब मान लो ए में से कुछ x कम हो गया और वही x यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसको मैं अलग कर दूं, तो जो x की क्वांटिटी है जो डिसोसिएट हो गई है या आयोनाइज्ड हो गई है, और अपॉन टोटल क्वांटिटी, इसको बोलते हैं, इसी रेशियो को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितनी ज्यादा है, यानी उतना ही ज्यादा आयोनाइज होगा आपका एसिड, और जितना जल्दी, जितना ज्यादा एसिड आपका टूटेगा ना, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। यानी डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, अगर हम लोग कहें कि एसिड कितने टाइप का होगा, तो 2 टाइप का होगा, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें कम वो वीक एसिड। या यूं कह लो एकदम कॉमन सी लैंग्वेज में, कि जिसमें H प्लस आयन की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें H प्लस आयन की क्वांटिटी कम होगी वो वीक एसिड होगा, ठीक है, एक यूनिट क्वांटिटी में। दूसरा, अगर मैं कहूं कि एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस, अब किस सोर्स से हमको मिल रहा है, इस सोर्स के बिहाफ पर, इस सोर्स के बेस पर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड होगा। ऑर्गेनिक मतलब प्लांट से मिले आपको, फ्रूट से मिले, तो अगर प्लांट, एनिमल या फ्रूट से आपको मिल रहा है तो वैसे एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। जो जनरली होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ये वीक एसिड ही होते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड, या जिसको हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं, तो मिनरल एसिड कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिनरल से आपको मिलेगा, ठीक है। एक एक करके भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आज एक एक चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, अब कॉन्सेंट्रेशन की बात जब भी आती है तब भी आप कहेंगे क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। जैसे H प्लस आयन की, मान लो 1 लीटर में H प्लस आयन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में H प्लस आयन की क्वांटिटी कम है, तो वो डाइल्यूट हो गया। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि पर लीटर, आपके पर लीटर या एक निश्चित क्वांटिटी में आपने जितना भी एसिड डाला है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कम है कि ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर कम है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा दूं, ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको थोड़ा साफ सफाई अभियान कर दूं, तो इधर ले आऊं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में अपने। ये मैंने जो बात आपको बताई वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, कि ये रही
स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, डिसोसिएशन कम होगा, वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में आप HCl देखोगे, H2SO4 देखोगे, H2SO4 देखोगे, आप HNO3 देखोगे, तो ये सब क्या है एटसेट्रा, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आएंगे। अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो आपके जितने भी कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड हैं, तो इसमें जो डिसोसिएशन है ना, जैसे अगर मैंने कह दिया कि ये CH3COOH जब इसको पानी में घोला जाएगा तो ये डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होगा किसमें, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये जो डिसोसिएशन है ना बहुत कम होता है, नियरली ये 2 से 3% ही डिसोसिएट होते हैं, बाकी ऐसे ही पड़े रहते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, जैसे आयोनाइज कंप्लीटली, लेकिन दीज आयोनाइज पार्शियली। तो जब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर कोई पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है तो वो आपका वीक एसिड कहलाएगा। जैसे कि फॉर्मिक एसिड जो आपके रेड एंट में पाई जाती है, फॉर्मिका नाम के चींटी में पाया गया था सबसे पहले, इसीलिए इसको डेडिकेट किया गया है फॉर्मिक एसिड इस नाम को। ऐसे एसिटिक एसिड, तो जो वीक एसिड होंगे उनमें डिसोसिएशन बहुत ही कम 2 से 3% होगा, यानी पार्शियली डिसोसिएट होंगे, पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन सोर्स, अभी अभी मैंने बताया कि सोर्स के बिहाफ पर अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो आप कहेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसको बोलेंगे, जो आपको प्लांट और एनिमल्स से मिले। प्लांट्स से आपको क्या मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे, कुछ कुछ प्लांट्स में मिलेगा, कुछ एनिमल्स में मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। जैसे एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड है, ये आपके रेड एंट के नेटल में पाया जाता है उसके। ठीक है, अच्छा चाय में कौन सा एसिड पाया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में एज इट इज आपके बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ बेटा इसमें से कौन सा एसिड किस में पाया जाएगा। ठीक है, कई बार का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। जैसे चाय है तो टैनिक एसिड पाया जाएगा, गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, कर्ड यानी दही में या सोर मिल्क में, जैसे दूध खट्टा हो जाता है, जैसे खट्टे दूध में कौन सा पाया जाएगा, या दही में कौन सा पाया जाएगा, तो दोनों में ही लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। और खासकर दही बनती ही इसी वजह से क्योंकि लैक्टोबैसिलस बैसिली नाम का उसमें क्या जम जाता है, बन जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताना क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, कुछ लोग तो वायरस भी कह देंगे, है ना। चलो, टामारिंड, इमली, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और जो एप्पल खाते हैं हम लोग, सेब, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। तो ये सब एक नंबर में डायरेक्ट एमसीक्यूज में यहाँ से क्वेश्चन उठा ही लिए जाते हैं, कभी ना कभी आप देखेंगे बोर्ड पेपर में, PYQs में या प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, ले लिया होगा, चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जिसको हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं प्यार से, HCl, HNO3, ये क्या होता है, दीज एसिड आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर, ये आपको जनरली कहीं दिखेंगे नहीं। दीज एसिड आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, सही बात है। दीज एसिड शोज 100% डिसोसिएशन, ये भी बिल्कुल परम सत्य है। 99.99% कह दो अगर आपको नहीं कहना तो। अब कॉन्सेंट्रेशन के बेस पर अगर कहोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, A large amount of acid is present in fixed amount, अगर एक फिक्स्ड अमाउंट में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट एसिड उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। A small amount of acid is present in a fixed amount of its aqueous solution, तो उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आती है। बस अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कॉन्सेंट्रेटेड होगा और कौन सा एसिड डाइल्यूट होगा। ठीक है, ये टोटली अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस बात को भी आप लोग ईमानदारी पूर्वक स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, नहीं ऐसा नहीं है, टेस्ट में ये खट्टे होते हैं, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। मिनरल एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। एसिड आर जनरली सॉलिड, लिक्विड एंड रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे एसिड हैं जो सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अपने रूम टेम्परेचर पे ऐसा ऐसा कहा जा रहा है सब। इट चेंज कलर बिटवीन लिटमस, अभी आपको बताया था एसिड क्या करेगा, नीले को लाल में कन्वर्ट करेगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा। दे आर कोरोसिव इन नेचर, बहुत खतरनाक होते हैं भाई, ये संचारक होते हैं, मतलब ये जला देंगे किसी को।
एसिड अगर आप कपड़े पर डाल दीजिए तो कपड़े को कर देंगे स्वाहा, है ना। लकड़ी पे डाल दीजिए, लकड़ी को कर देंगे स्वाहा, कलर उड़ा देंगे उसका। तो कभी आप इसको ट्राई ना करें। या आप बैटरी के उसमें देखते होंगे, जो बैटरी में पानी होता है ना, वो H2SO4 होता है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो वो बुरा हाल कर सकता है आपके टाइल्स का, आपके मार्बल्स का, आपके जो भी कपड़े हैं उनका कलर उड़ा सकता है। प्रॉपर्टीज, अच्छा, दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मटेरियल को बोलेंगे जिसको आप पानी में घोलिए और वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए। अगर वो आयन प्रोड्यूस करता है तो आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तरफ। और इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है तो वैसे ही मटेरियल को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एसिड, बेस, सॉल्ट सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जैसा कि हमने कहा था कि 4 रिएक्शन है, सुपरहिट 4 रिएक्शन है, चिपक के इनको देख लीजिए, आपकी लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। इनको देख डाला तो लाइफ जिंगा लाला। सबसे पहले एक्टिव मेटल। अगर हम एक्टिव मेटल की बात करते हैं तो एसिड व्हेन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम या इससे ज्यादा, तो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। जब भी कभी एक्टिव मेटल से रिएक्शन होगी तो आप बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो आप जाके उस वीडियो को प्लीज देख लीजिए। जो भी हाइड्रोजन के ऊपर है वो ज्यादा पावरफुल है, और अगर पावरफुल है तो वो हाइड्रोजन को तुरंत क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल बनता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख पाओगे। ऐसे आयरन है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। जिंक है, जिंक भी HCl में से क्या करेगा, हाइड्रोजन को तुरंत यहाँ से हटाएगा, और जिंक क्लोराइड ZnCl2, नीचे Cl2 रहेगा, ठीक है। जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। बात समझ में आती है, बड़ी सिंपल सी बात है, पहले चैप्टर की बातें, सब पुरानी बातें, बचपन की बातें। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद बेस, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, मैंने सामान रखा है नीचे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लो, फिर कुछ करके देखते हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए रिलैक्स भी दे देंगे आपको, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा रहेगा। अब बेस के साथ कभी भी रिएक्ट कराएंगे, कहाँ गया, एसिड की रिएक्शन जब भी बेस के साथ होगी तो क्या पसंद है, सॉल्ट पसंद है इन दोनों को। सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी बेस ले लीजिए, आपस में रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस ले लिया, HCl हमने एसिड ले लिया, तो आप यहाँ से देखिए सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl सॉल्ट बन गया और H2O वाटर बन गया, ठीक है। रख दीजिए यहाँ पर। तो जब भी कभी सॉल्ट तब बनेगा, सॉल्ट अगर आपको बनाना भी है ना, जब आप सॉल्ट पढ़ेंगे तब भी यही चीज आप एक्सप्लेन करेंगे। जब भी कभी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये बात अपनी छोटी सी बुद्धि में इस मोटी सी बात को डाल लीजिए, ठीक है। अपने छोटी सी बुद्धि में इस मोटी सी बात को सेव कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, देखा जाता आगे कैसा होगा। तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब कोई भी एसिड करा लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए यहाँ पर, वहां पर KOH ले लीजिए तो K2SO4 बन जाएगा, ठीक है। K2SO4 बन जाएगा। अब आपका ये होमवर्क है कि आप अलग अलग एसिड बेस के आपस में रिएक्शन कराइए और अलग अलग सॉल्ट बनाइए, ठीक है। बात समझ में आती है, ये होमवर्क है, और कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मैंने वहां पर लिखा था सिर्फ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कार्बोनेट क्या होता है, देखो भाई, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, -2 या 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव को हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट आयन। ये कैसा आयन है, कार्बोनेट आयन है। अब कार्बोनेट आयन अगर किसी मेटल के साथ, मान लो मैंने मान लिया सोडियम ले लिया Na+, ठीक है, Na+ है, तो ये सोडियम है और ये कार्बोनेट। अब बताओ सोडियम की वैलेंसी है कितनी, 1, यहाँ पर वैलेंसी है 2। अब आपको बहुत अच्छे से ही पता है, आपने 9th में इस बात को पढ़ रखा है कि यहाँ पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, और होने के बाद क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, सोडियम एक मेटल है, कार्बोनेट कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट यहां पर बन गया, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट हमारे लिए क्या काम करेगा, मेटल कार्बोनेट का काम करेगा, और एसिड तो हम लोग जान रहे हैं HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब भी कभी आप किसी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराते हो, एक बार फिर से इस बात को सुनना, जब भी कभी आप
मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन किसी एसिड से कराते हो तो सॉल्ट, CO2 और वाटर बनता है। अब सॉल्ट कैसा बनेगा अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये दो छोटी छोटी बातें याद रखिए, क्या क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। सॉल्ट, CO2 और वाटर बनेगा। बात समझ पा रहे हो ना? यहां से देखो 2 लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो इन दोनों लोग को जरूर याद रखिएगा। अगर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं तो भाई सबसे पहले ये तो जान लो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। कुछ बात नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। जैसे अगर आप इसको जान गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर रिकॉर्ड सेव रख लो, ताकि मैं इसको मिटा के मैं आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट बता सकूं, ठीक है। चलिए, चलो बढ़िया है, मैं इसको क्लीन कर दूं। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ नहीं भाई, हाइड्रोजन लगा दो और CO3 लगा दो। अब हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि 1 प्लस होता है, तो 1 प्लस 1 माइनस तो हो जाएगा न्यूट्रल, बचेगा सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज। और एक नेगेटिव चार्ज अगर बचा है और मैं यहाँ पर इसको ले आऊँ सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊँ, तो बताओ अब इसकी भी वैलेंसी 1 है, यहाँ पर भी वैलेंसी 1 है, ठीक है। एक जाएगा इसके पास, एक जाएगा इसके पास, दोनों जाएगा तो क्या बनाएगा NaHCO3। क्या बोलेंगे इसको अपन लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन, अरे भाई ऐसा नहीं लिखते, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने लिख दिया, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। तो सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी, परिणाम पहले से ही पता है, परिणाम सेम रहने वाला है, रिजल्ट सेम रहेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह से वाटर था वैसे यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। आप तो बूझ पा रहे हैं कि नहीं बूझ रहे हैं, बूझ रहे हैं ना? तो जल्दी से इस बात को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग इसकी तत्काल प्रभाव से इसकी रिएक्शन देखेंगे और रिएक्शन देखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटा दूं, मिटा दिया। चल भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे HCl एसिड, ये कहाँ गया, अच्छा मैंने पेन नहीं लिया था, एसिड है और सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट ले लिया, तो आप बताओ क्या बनेगा, H2O और CO2 तो बनने वाला है, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा सोडियम, बचेगा यहाँ से क्या, क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर के एक सॉल्ट बनाते हैं जिसको NaCl बोलेंगे, ठीक है। ऐसे यहां से आप बताओ, अगर कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है कोई एसिड, तो भी 2 चीजें बनने वाली हैं, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या बचेगा यहाँ से Cl, यहाँ से सोडियम, तो NaCl बन जाएगा आपका, ये भी सेम सॉल्ट है, ठीक है। ऐसे अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं, देखना ध्यान से, HBr के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा Na और ये Br, तो NaBr सॉल्ट बन जाएगा। और CO2 और H2O तो कॉमन ही है, वो तो रहने वाला ही है ना, वो तो आएगा ही आएगा। एक यहाँ एडिशन रिएक्शन दे दी गई है, खैर ये अलग टाइप की रिएक्शन है, इसको आप लोग सिर्फ देख लीजिए। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन आप फिर वही मेटल बाइकार्बोनेट के तौर पर यूज कर सकते हो, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसका क्या बनेगा, इसका जो सॉल्ट, वाटर और H2O जो बनता है वो बनेगा। इसी तरह से HBr की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराओ, जैसे HBr की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराए थे, तो भी रिजल्ट क्या आने वाला है, NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड, वाटर और CO2, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इसमें कॉमन है, वो ये है कि जब भी कभी आप कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है, ठीक है। अगर इतनी बात आप समझ चुके हैं तो फिर ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान है, नहीं तो इसको दोबारा आप देखिए। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो भी कुछ बात आपको जान लेनी चाहिए कि मेटल ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहली बात। अच्छा, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, अच्छा मेटल को तो समझ रहे हो ना आप लोग, मेटल मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्साइड का मतलब अगर ऑक्सीजन है तो वो मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ कॉपर ले लिया और मैंने ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉपर एक मेटल है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड की जब भी रिएक्शन किसी एसिड से होती है, जब भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड से होती है तो भी वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये छोटी सी बात अपने बुद्धि में आप लोग सेट कर लीजिए, ठीक है सर। जब भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से होगी
तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात अगर याद है तो बाकी सारी चीज़ आप हम पर छोड़ दीजिए, हम आपको याद करा देंगे। कैसे, ले आओ कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्या, मेटल ऑक्साइड, वेरी गुड, ये एसिड है। अब तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि हमने इसको पढ़ रखा है सर कि मेटल ऑक्साइड और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो बना दो फिर, यहाँ से आप सॉल्ट बनाओगे, यहाँ से कौन सा, अच्छा क्लास 9th का आप लोग एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरा, आप राशिद कलाम डालिएगा तो उस पर आ जाएगा। उसमें यह है कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स मैंने बता रखा है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में जैसे आप जाओगे तो पता चल जाएगा किसमें किसमें कौन कौन कैसे कैसे टूटता है ना। मतलब अगर HNO3 है सर, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे गांव का ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि नाइट्रेट आयन में टूटेगा और हाइड्रोजन आयन में टूटेगा, ठीक है। अगर आप CaO को तोड़ोगे, ठीक है, तो हथौड़ा उथौड़ा तो लेके आओगे नहीं, फिर कैसे तोड़ोगे, तो ये बात ध्यान रख लोगे ना। नहीं ध्यान रहती है, आप उतनी बार स्क्रीनशॉट लो, लेकिन सबका नोट्स जरूर बना लेना। हम लोग करते क्या ना, खूब स्क्रीनशॉट रखते हैं। अपने मोबाइल में देखोगे तो 800,000 स्क्रीनशॉट जरूर पड़ी होगी, लेकिन उससे कितना ज्ञान आपने हासिल किया ये आप हमको बताना। हासिल कितना किया, जितना आपने नोट्स बनाए उतना ही आपको पता रहता है, ठीक है। हम लोग स्क्रीनशॉट लेने बहुत माहिर होते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि CaO है, इसको तोड़ो, तो Ca कैल्शियम डबल प्लस चार्ज बनाता है और ऑक्साइड हमेशा O2 नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, O-2 में होता है। अगर ये बात आपको पता है तो आप इस झंझट से मुक्त हो जाएंगे कि ये कैसे बना, CaNO3 का होल ट्वाइस कैसे आया, ठीक है। अब ये चार्ज जो नाइट्रेट आयन है और जो कैल्शियम आयन है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, तो अब बताओ जरा, मैं कहाँ बताऊँ, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, Ca डबल प्लस, ठीक है, NO3 नेगेटिव, यहाँ कितना है, 2 प्लस है, यहाँ पर 2 प्लस है तो 2 इसका क्या हो गया, वैलेंसी। यहाँ एक माइनस है तो एक माइनस, ये 2 किसके पास जाएगा, नाइट्रेट के पास, एक किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास, ठीक है। तो फिर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये हो जाएगा Ca1 लिखते नहीं है बेटा, अगर लिखना चाहो लिख दो, है ना, जब दोनों का रेशियो सेम होगा तो हटा लेते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। इधर क्या होगा जल्दी मुझे बताना, NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 जा रहा है ना, तो दो सबका दोस्त है ना, जब सबका दोस्त है तो सबके पास जाएगा। तो ये CaNO3 का मतलब कैल्शियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेगा और वाटर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये Cu2+ में टूटेगा, O2- में टूटेगा, फिर ये CuCl2 बनाएगा यानी कॉपर क्लोराइड बनाएगा और वाटर यहाँ से बनेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2O बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक है। आज ब्लू है, पानी पानी बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करूँ। अच्छा देखो, वीडियो रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, मैं जल्दी क्लियर कर दिया हमने। एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ वाटर, यहाँ एब्सेंस कर लेना, एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर हमारे पास पानी नहीं है, ठीक है, अगर पानी नहीं है तो एसिड एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा, वाई, है ना, एसिड डू नॉट शो, है ना, एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड, जो एसिडिक बिहेवियर होता है किसी भी एसिड में, वो किसके वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ H+ के वजह से होता है ना। भाई एसिड है तो क्यों एसिड है, क्योंकि H+ है उसके पास, तभी तो एसिड है वो। अच्छा ठीक है, अब एसिड प्रोड्यूसेस आयंस ओनली द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब जो H+ होता है ना, H+ वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, H+ वहीं प्रोड्यूस होगा, वहीं डिसोसिएट होगा जहां वाटर होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी नहीं होता है तो अ सब्सटेंस विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन, दैट मींस H+ आयन नहीं बनाएगा। और अगर सर H+ आयन ही नहीं बनेगा तो फिर काहे का एसिडिक नेचर दिखाएगा, बताओ, आप ही बताओ, फिर क्या एसिडिक नेचर शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा, एकदम बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा, हेंस विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि एसिड पानी के बिना एसिडिक नेचर क्यों नहीं शो करता है। तो ये कारण है, क्योंकि क्या नहीं होगा, क्योंकि H+ आयन मिलेगा नहीं, और जब H+ आयन नहीं मिलेगा तो फिर काहे का एसिडिक बिहेवियर, है ना। ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, यही बात बोली गई कि ड्राई HCl गैस है ना, नहीं चेंज कर सकती लिटमस पेपर को। आप कहते हो कि, अब ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ सकता हूँ, क्या ड्राई HCl लिटमस पेपर को चेंज कर सकती, लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर सकती है, तो आप कहेंगे सर कतई नहीं चेंज करेगी।
मैंने पूछा क्यों नहीं चेंज करेगी, सर कहेंगे कि जब उसके पास H+ ही नहीं है तो चेंज किसके वजह से करेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं चेंज कर सकती लिटमस पेपर, वाइल HCl गैस डिजॉल्व इन, जब HCl गैस को हम लोग पानी में घोल देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक्वस HCl हो जाती है या फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो हाइड्रोजन आयन वहां पर रिलीज हो जाते हैं, और जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे तभी सारा खेला शुरू होगा, उसके पहले कुछ नहीं, ठीक है, उसके पहले सब शांत बैठे रहेंगे। तो हेंस शोज एसिडिक बिहेवियर, तो जब H+ आयन प्रोड्यूस होगा तभी एसिडिक बिहेवियर होगा, और जब एसिडिक बिहेवियर होगा तभी कलर चेंज होगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और प्यारा सा है कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों करते हैं, है ना, कैसा होता है, ऐसे कैसे हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करेंगे। तो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में घुल करके क्या देंगे, चार्ज देंगे आपको, आयन देंगे, और आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रख लीजिए। मैं मिटाऊं, मैंने मिटा दिया। हम बढ़ते हैं आगे, बेस की बात करते हैं, ठीक है। और बेस बहुत ज़रूरी है हर एक किसी का, और हमारा टाइम हो चुका है, टाइम नहीं दिख रहा है यार इस पे, तो पता नहीं, हाँ लगभग 36 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉज दे करके आप किसी और काम को कर सकते हो, दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल मेरी चाय आ गई तो मैं चाय भी पी लूँगा बीच में, ठीक है। बेस क्या होता है, तो बेस एक ऐसा कंपाउंड है, बेस एक ऐसा कंपाउंड है कि जब इसको पानी में घोला जाता है, अरे भाई तू मत जाओ यार, कहाँ गए। बेस एक ऐसा कंपाउंड है जब घोला जाता है तो ये देता है हाइड्रोक्सिल आयन या OH नेगेटिव आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे। OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। कितने टाइप का बेस होगा, तो बेस दो तरह से, एक तो स्ट्रेंथ के आधार पर आप बोल दीजिए, वही डिसोसिएशन के आधार पर, जितने ज्यादा डिसोसिएशन होगा, जितने ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग और वीक होगा। वीक मतलब ज्यादा डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ DOD बहुत ज्यादा है, अल्फा बहुत ज्यादा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, तो स्ट्रॉन्ग बेस, कम तो वीक बेस। डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर अगर बोलना है तो आप बोल दो कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड क्यों बोले, क्योंकि OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होगा। डाइल्यूट क्यों बोलोगे, क्योंकि वो कम होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े, मैं इसको मिटाऊंगा। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ मैंने बता दिया, ये सारी बातें आप लोग के दिमाग में होंगी। यहाँ OH नेगेटिव कर दीजिएगा, OH नेगेटिव कर दीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। वीक बेस कौन होगा, जो पार्शली, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आयोनाइज्ड होंगे कंप्लीटली और ये आयोनाइज होंगे पार्शियली। अगर थोड़ा बहुत होता है तो वीक, अगर पूरा पूरा टूट जाता है तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो दो चार एग्जाम्पल भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, मस्त चाय पीते, आप भी कुछ चिप्स उप्स लेकर बैठो साथ में, और स्क्रीनशॉट ले रहे हो भाई ईमानदारी से तो नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। ये दिखावा मत करना कि हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं बनेगी तब तक आप लोग समझ लीजिए कि कंप्लीटली पूरी तरह से आप लोग डेडिकेटेड नहीं है पढ़ाई के प्रति। चलो, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड हाई अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर हाई अमाउंट प्रेजेंट है किसी फिक्स्ड अमाउंट में तो कॉन्सेंट्रेटेड, लो अमाउंट प्रेजेंट है तो लेस अमाउंट है तो डाइल्यूट। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए, कैसा टेस्ट होगा इसका, बिटर होगा, ठीक है। बेस आर जनरली सॉलिड और लिक्विड, बेस भी कैसे होते हैं, जनरली सॉलिड भी फॉर्म में भी होते हैं, एट रूम टेम्परेचर लिक्विड में भी होते हैं। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी वही है कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करा सकते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। दे हैव अ कोरोसिव एक्शन, मतलब स्लाइटली बर्न कर सकते हैं हमारे चमड़े को, ठीक है, स्किन को हमारे बर्न कर सकते हैं। ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, जला सकते हैं, ठीक है, खतरनाक होते हैं। जैसे आप घड़ी डिटर्जेंट या बहुत सारे डिटर्जेंट यूज करते हो तो उसमें बेस होता है, और आप थोड़ा सा क्या करो, आप उसको बहुत ज्यादा से हाथ में लगा लो तो आपके लिए हाथ को भी नुकसान करता है ना। तो जब वो डिटर्जेंट नुकसान करता है तो प्योर बेस कितना नुकसान करेगा, सोच सकते हो ना। चलो बहुत बढ़िया, तो मैं मिटाऊं, आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं। केमिकल प्रॉपर्टीज, भाई ये जरूरी चीज है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। अगर एसिड के साथ करते हो तो फिर वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी हम थोड़ा सा करके दिखाएंगे, ठीक है, चाय खत्म हो जाए फिर आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके दिखाते हैं, अगर ऐसा होगा तब समझ लो कि हाँ जितना कुछ पढ़ रहे हो सब सही है, अगर नहीं होगा तो समझ लेना कि सब सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको, ठीक है।
मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, जैसा कि कभी एसिड में हुआ करता था। ठीक है, आप एल्यूमिनियम सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर जो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्ट कराते हो तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस आपको पता है पफ पफ की आवाज करके जलती है, कभी जला के दिखाएंगे भी आपको। एक्शन बहुत खतरनाक, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल बहुत बढ़िया फ्यूल है जो कि ग्रीन एनर्जी में काउंट होता है। ग्रीन एनर्जी का मतलब जो आपके कार्बन को एमिट ना करता हो, कार्बन एमिशन ना करता हो, उसको हम लोग ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बहुत मस्त वाला ग्रीन फ्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन जलेगा तो वाटर बनाएगा, कार्बन कहीं से निकलेगी नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे पूरी दुनिया के लिए। एक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये तो मेटल है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड। अच्छा, मेटल ऑक्साइड से करा लिया था, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड से कराना है अब हमको बेस को। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कली एब्जॉर्ब CO2, यहाँ पर देखिएगा इसको 2 यहाँ नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होंगे वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एल्कलीज उनको बोलेंगे जो पानी में घुल जाएंगे, बेस वो जो पानी में घुल के टूटेंगे नहीं। यहाँ पर क्या ये पानी में डिजोल्व होंगे, अभी इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे। एयर से क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे रिएक्ट करा इसने बना लिया कार्बन, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहाँ से क्या H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है, पूरी आप लोग इसको याद रखिएगा कि जब कभी हमारा बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है क्या, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, सॉल्ट जो भी करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा वो बनेगा। बात समझ में आ गई, कितनी आसान बात है ना। एल्कलीज क्या होते हैं देख लो, मैंने लिख दिया है एक एक पॉइंट को। एल्कलीज आर, है ना, वाटर सोल्यूबल बेसिस, यानी ऐसे बेस होते हैं जो पानी में घुलेंगे, तो वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग एल्कलीज बोलेंगे। और अदर को जो वाटर में नहीं सोल्यूबल होते हैं वो आपके बेस होंगे। फर्निश्ड मतलब मस्त वाला आपको OH माइनस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, एन एल्कलीज इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। ठीक है, ऑल द अल्कलीज आर बेसिस, सारे के सारे अल्कली बेस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस आर नॉट अल्कलीज। सारे के सारे अल्कली एक बेस हैं, लेकिन सारे के सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे वही सारे के सारे प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ऐसा कुछ, और प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते हैं, ऐसे कुछ करके बात है ना। सारे हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन हार्मोन्स नहीं होते हैं। शायद ऐसे कुछ बायोलॉजी में भी एक चलता है जैसे इसमें, तो इस वाले का ध्यान रखिए, बायोलॉजी वाले का आप लोग देखिएगा, बताइएगा कमेंट करके हमको भी। ठीक है, एसिड बेस एंड एसिड और बेस का जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, इस कहानी को भी जान लीजिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलेगी ये भी देख लीजिए। मेरी चाय भी खत्म हो गई है। हाँ भाई, अब देखो जरा प्यार से मेरी तरफ देखो, है ना, देखो अब डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टेक ए सोल्यूशन, HCl लेंगे, H2SO4 लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, अल्कोहल लेंगे। अब ये 4 सोल्यूशन है, HCl है, H2SO4 है, ग्लूकोज है और अल्कोहल है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको डायरेक्ट इसको होता है फिक्स टू आयरन नील। देखो ये सारी कहानी का मैं यहाँ पर आपको छोटे में बताता हूँ कि अपन लोगों ने क्या किया, एक बल्ब लिया। ठीक है, एक बल्ब बनाएंगे ऐसे, थॉमस अल्वा एडिशन की तरह हम लोग बल्ब बनाएंगे। ठीक है, हम लोग तो ये बल्ब बना लिए अपने। ठीक है, अब इसका 2 वायर है, एक तो हमने बोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक बोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, एक को हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे। एक बीकर लेंगे, ठीक है, वो ध्यान से देखना। अब ये जो जो कह रहा है, HCl कह रहा है, H2SO4 कह रहा है, ग्लूकोज कह रहा है और ये अल्कोहल कह रहा है, तो सबको हम लोग पानी में घोल के लगाएंगे। तो एक को हमने क्या किया यहाँ पर, एक आयरन नेल ली कील, और दूसरी एक कील लिया और आयरन नेल को कॉर्क में, कॉर्क रबर का गुटका होता है उसको कॉर्क बोलते हैं, कॉर्क लिया, दोनों को सेपरेट रखा है। ठीक है, और दूसरे वायर को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। अभी इसमें कुछ नहीं भरे तो क्या बल्ब जलेगा, कतई नहीं जलेगा जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो, है ना। अब यहाँ पर बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबको भर के देखेंगे और कुछ चीजें चेक करेंगे। जैसे एक बार हमने HCl भर दिया इसमें। अच्छा भाई, जब HCl आपने भरा तो जरा आप मुझे बताओ, जैसे आप HCl भरोगे तो वैसे ये H+ और Cl नेगेटिव
में डिसोसिएट हो जाएगा HCl, और जब डिसोसिएट हो गया यानी फ्री आयंस हुए, और फ्री आयन ही तो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए जिम्मेदार हैं, और इन्हें तो इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे ही आप इसको लगाओगे ये बल्ब आपका शानदार क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, जलने लगेगा। इसका एक्सपेरिमेंट भी हमारे उस राशिद कलाम सर वाले चैनल पे है, तो आप राशिद कलाम वाले देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जलने लगेगा। लेकिन अगर आप ग्लूकोज लेंगे, आप अल्कोहल लेंगे, तो ये नहीं जलेगा। ठीक है, तो ये नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये आयन आपके प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये सारी कहानी लिखी है, आप देख लीजिएगा कि H2SO4 solution will conduct electricity while glucose and alcohol do not conduct electricity. Why? ऐसा पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि HCl या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड या एसिड एंड बेसिस आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while glucose and alcohol do not conduct electricity. Why? ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है, बहुत प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। तो आप पूरा एक्सपेरिमेंट ही देख लो, इस तरह से होता है। और बैटरी सैटरी लगा दिया, रबर कॉर्क लगा दिया, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सारी कहानी यहीं तक है। जल जाए तो जिंगा लाला, नहीं जले तो बेकार हो गया। ठीक है, बेकार होने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है। बात क्लियर जी? चलो 46 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्कलीज हो गए। न्यूट्रलाइजेशन भाई एसिड बेस दो बार करा चुके हो, क्या मैं उसको बार बार आपको कह के फालतू में परेशान करूं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस के बीच में होती है सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी यहाँ से हीट कुछ ना कुछ रिलीज होगी, और इस प्रोसेस को हम लोग पूरे न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? स्लैग लाइन, जब कभी बुझा हुआ चूना हम लोग ऐड करते हैं, रिड्यूस एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब अगर सॉइल में, हमारे मिट्टी में है ना, तेरे मिट्टी में मिल जाऊँ, अगर मिट्टी में बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा बेस मिलाएंगे। ठीक है, जैसे स्लैग लाइम बुझा हुआ चूना हम लोग मिला देंगे अगर उसमें, तो थोड़ा सा एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। वाटर और सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट तो नुकसान करेगा नहीं। स्टिंग ऑफ आंट बीज कंटेनिंग HCOOH, मतलब ये बात बताई गई है। इनके पास क्या होता है, एसिडिक करेक्टर होता है, तो इसलिए इनका एंटीडोट आप बेस से बना सकते हो। आगे इंडिकेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक, इस बात को बहुत इत्मीनान से ध्यान से देखना है। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होंगे? ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होंगे? इंडिकेटर्स जो आपको कुछ ना कुछ सूचना देते हो। जैसे अगर कार में देखो तो इंडिकेटर लगा होता है, आप बाइक में देखो तो अगर सामने वाला इंसान जा रहा है और उसने इंडिकेटर लेफ्ट साइड का दे रखा है तो वो राइट साइड में तो घुसेगा नहीं, लेफ्ट साइड में दे रखा है तो वो लेफ्ट साइड में ही टर्न लेगा, तो कुछ ना कुछ है ना आपको बताता है। इसी तरह से कौन एसिड है, कौन बेसिड है, कौन बेसिस है, कौन सॉल्ट्स है, इस बात की जानकारी कौन देगा? इस बात की जानकारी हमारे देंगे इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स आर केमिकल्स विच चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ठीक है, एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेते हैं और हमको ये बता जाते हैं, हमको ये सिखा जाते हैं कि हमने जिसको पकड़ रखा है, जिसको ले रखा है, वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और कुछ 3 टाइप के इंडिकेटर्स आप देखोगे। एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक रूप से जो हमको मिलेगा। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे लिटमस, हल्दी, रेड कैबेज जूस, है ना, जो रेड कैबेज जूस है वो भी आपका नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है, जो हल्दी है वो भी नेचुरल इंडिकेटर्स में आता है, जो अभी अभी हम लोग करके देखेंगे भी। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, कुछ कुछ महक आती है ना, तो कुछ सूंघ के भी हमको पता चलता है, जैसे वनीला एसेंस, ऑनियन, क्लोव, लौंग की खुशबू, ऐसे कुछ प्याज, तो कुछ खुशबू सूंघ कर भी पता चल जाती है, तो उसको हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहेंगे। ऐसा होता है इस तरह से कुछ कि जैसे हमारे पास इंडिकेटर्स है, हमने कुछ मिलाया और उससे कुछ खुशबू आने लगी, अगर कुछ खुशबू आ रही है बढ़िया वाली, यानी इन सब में से, तो हम लोग उसी हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन कर लेंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, अब जो हम अपने मर्जी से बनाएंगे, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनॉल्फेथिलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनॉल्फेथिलीन ये आप लैब में देख पाओगे। ठीक है, तो लैब वाले सर से बोलना, इसका आप प्रैक्टिकल भी कर पाओगे, बहुत आसान होता है। ठीक है, हम आपको दिखा देंगे। तो ये इंडिकेटर्स के टाइप हो गए, इंडिकेटर्स के प्रकार हो गए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं। है बिल्कुल, बहुत सही, मिटा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इंडिकेटर्स, अब देखो कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे स्मेल या फिर कलर चेंज होगा इनका। जैसे लिटमस है, तो अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में देखेंगे तो रेड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था अनिल नीले को लाल करेगा, नीले को लाल करेगा, एसिड नीले को लाल करेगा। तो एसिड है अगर, कौन है, एसिडिक सॉल्यूशन है अगर, तो वो नीले को यानी रेड कर देगा। ठीक है, अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ब्लू कर देगा, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना, वो क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा। तो जो बेसिक सॉल्यूशन में अगर आपने लिटमस पेपर
लिटमस सॉल्यूशन में अगर कोई बेस मिलाया है या बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर आप देख रहे हो तो वो तुरंत वो ब्लू हो जाएगा। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट होगा तो वो भी लाल कलर का हो जाएगा अगर यहाँ से आपने इसका जूस इस्तेमाल किया है। ग्रीन हो जाएगा कब? जब आप किसी बेसिक रेड कैबेज लीफ को किसी बेसिक सॉल्यूशन में अगर मिक्स कराओगे तो वहाँ हरियाली आ जाएगी, मतलब एकदम ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब मज़ेदार है, जब आप टर्मरिक लोगे तो यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा, एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं होगा। अगेन सुन लीजिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको करके, ठीक है। और रेड कलर हो जाएगा जब आप उसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ या किसी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, अब हम लोग इसको करने वाले हैं इत्मीनान से। तो क्या होना चाहिए एक्चुअल में, जो हमारी पूरी थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने हल्दी ली है, ठीक है, और हल्दी ली है तो पानी में घोल लेंगे अभी थोड़ी देर में, हल्दी ली है तो उसका कलर कैसा होना चाहिए? बेसिक सॉल्यूशन में रेड होना चाहिए। ठीक है, तो चलो करके देख लेते हैं इसी बात पे पूरी ईमानदारी से। मैंने यहाँ पर देखो ले रखा है भाई, कैमरा तो नीचे नहीं आएगा फिलहाल, यार गिरो मत, इसको आगे ले आते हैं। ठीक है, ये है एकदम ग्लास कांच का जो कि आपको दिखाई देगा। ये है पानी, थोड़ा पीने का मन कर रहा है तो पी लेते हैं। देखो एक एक चीजें आपके सामने की जाएंगी कहीं से कोई भी। ये साफ पानी है, बिल्कुल फिल्टर वाला मस्त पानी, साफ होने से मतलब है। और मैं किचन में से लेकर आया हूँ हल्दी। ठीक है, मैंने किचन में से निकाल लिया था, अब भी आपके घर में भी बल्दी बड़ी फायदेमंद चीज़ होती है। तो ये रही हल्दी वाली हल्दी। ठीक है, दिख रही है, तो थोड़ा आगे ले आए। ये भाई हल्दी, ठीक है, ये है पानी, और हम लोग क्या करेंगे, इसको घोलेंगे। देखो मैंगो जूस बन गया ना एकदम मस्त, येलो येलो, गर्मी आ गई है, पीने में मजा आएगा। थोड़ी और मिला दें, कितना दिख रहा है, थोड़ा और मिला दें इसी में। तो मैंने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसको मिक्स कर दिया है। अब ये कह रहा है कि जब भी कभी आप हल्दी लेंगे, ठीक है, टर्मरिक है, पानी में घोल दिया है, एसिडिक अगर कोई सॉल्यूशन आप मिलाते हैं तो कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे पास नींबू है एसिडिक कलर इसका चेंज करने के लिए, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कलर चेंज करेंगे बेसिक सॉल्यूशन मिलाकर। और बेसिक सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर असल शेर छाप चूना असल शेर छाप चूना, ये मैंने पैकेट मंगाई है। इसको मैं थोड़ा सा निकाल करके मैंने चूने को यहाँ पर निकाल लिया। ये देखिए एकदम मस्त क्रीम की तरह हो गया है चूना। तो ये थी अपनी हल्दी जो कि मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर घोला, ये रहा चूना। अब हम चूने को इसमें मिलाने जा रहे हैं, और हमारा कलर कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। अगर हो जा रहा है तो सब कुछ ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर मतलब फिर से पढ़ना पड़ेगा, हम सबको पढ़ाई वढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। यार ये तो हो गया मैंगो जूस से, तो ये तुरंत क्या बन गया, चूना ही घुलते इसमें, ये अनार का जूस बन गया। देखिए रेड हो गया, अगर ये रेड हो गया तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, ठीक है, सही जा रहे हैं। जैसे ही बेस हमने मिलाया हल्दी में तो वो किस कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, और इस तरह से बेस ने अपना काम कर दिया। और अगर बेस इसमें घुला है, हल्दी थी, बेस घुला है, और अगर एसिड मिला दे तो एसिड बेस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। और जब न्यूट्रल हो जाएगा बेस का रिएक्शन, बेस का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस लिक्विड को फिर से हल्दी वाले कलर में आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, तो देखते हैं करके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेर छाप चूना असली वाला मिलाया था जो कि आपका बेस था। अब मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ नींबू। ठीक है भाई, अगर हम लोग नींबू मिलाते हैं, नींबू मतलब सिट्रिक एसिड, कहीं ना कहीं इसमें एसिड है, इसमें एसिड है, इसमें बेस है, एसिड बेस की आपस में रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी, न्यूट्रल रिएक्शन जैसे होगी वैसे इसका कलर वापस से वही आ जाना चाहिए जो पहले था, यानी हल्दी वाला कलर। ठीक है, तो मैं इसको, मैंने यहाँ पर चूना और ये मिक्स था, और हम इसको मिलाते हैं। ठीक है, रेड कलर से फिर से हमको येलो चाहिए, हमने इसमें मिलाया नींबू का रस, और वापस से हमको किस कलर में चाहिए, येलो कलर। अगर हो जा रहा है तो मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो रही है। ठीक है, और मैंने नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया।
देखिए थोड़ा थोड़ा ये कलर ऊपर से चेंज कर रहा है, जिस तरह से जहां जहां इफेक्ट इसका पड़ रहा है वहां वहां से कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं ना, ऊपर येलो होता चला जा रहा है। फिर इसको अगर हम लोग घोलते हैं तो चूंकि नींबू की क्वांटिटी, रस की क्वांटिटी कम है, जैसे जैसे उसका इफेक्ट होगा वैसे वैसे कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा और एसिड हम लोग को मिलाएंगे इसमें। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम लोग मिलाएंगे वैसे वैसे कलर चेंज होता चला जाएगा। हो जा भाई। ठीक है, तो ऊपर से कलर चेंज हो रहा है क्योंकि ऊपर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, ऊपर से देखिए वापस से येलो कलर पे आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ये एसिड आपस में रिएक्ट करेगा वैसे वैसे क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन हुआ तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होने के बाद वापस से इसका कलर आ जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए रख देंगे, इसमें एसिड मिलाएंगे। नींबू का रस खत्म हो गया है क्योंकि चूना इसको हमने ज्यादा लगा दिया था, तो जिसकी ज्यादा क्वांटिटी रहेगी उसी का तो असर इसमें शो होगा, है ना। जैसे अभी एसिड ज्यादा होता तो ये येलोइश पे दिखता, अब इसमें बेस ज्यादा है इसीलिए रेडिश पे दिखेगा। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी नेचर भी उसी का शो करेगा। आप समझ पा रहे हो ना। ठीक है, तो इस तरह से ये कलर चेंज हो जाएगा। आप घर पे भी करके देख लेना, बहुत आराम से करना, इसमें कोई नुकसान नहीं है ना। ना तो नुकसान है ना तो बहुत ज्यादा लागत है, दोनों ही फायदा है। चले लिटमस सॉल्यूशन की बात करें यार, थोड़ा सा हाथ साफ कर ले। लिटमस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे ना। अब लिटमस सॉल्यूशन तो अभी है नहीं हमारे पास, लैब में आपको हम दिखा सकते हैं, फिर अगला वीडियो बना के दिखा देंगे। पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा नेम्ड लिचेन। तो थैलोफाइटा लिचेन से लिटमस सॉल्यूशन जो बनता है या लिटमस पेपर बनेगा वो थैलोफाइटा से बनेगा। यहाँ पर हमको लग रहा है कि कुछ एडिट करने की जरूरत है, लाइकन होता है, सॉरी शक्तिमान, ये चीज लाइकन होता है, यहाँ पर मैंने इसको लिचन पढ़ दिया। तो लाइकन से बनेगा, थैलोफाइटा से ही बनेगा, ये बात बिल्कुल सही है, पर्पल डाई होती है ये। चलो, कलर्ड जो पेटल्स है वो सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जिरेनियम एंड चाइना रोज, यहाँ से हमको कुछ इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, तो कुछ नाम है इसको याद रखिएगा। ठीक है, और लाइकन से यह मिलेगा, थैलोफाइटा का होगा, ये बात भी एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। चले आगे बढ़े, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, अब कुछ महक आएगी, महक के बेस पर आप अपनी बात को बताएंगे। ऐसे इंडिकेटर्स है ऑनियन, वनीला, वनीला फ्लेवर की तो वैसे आपको आइसक्रीम बहुत पसंद होगी, है ना। वनीला एसेंस आएगा, क्लोव ऑयल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल आएगी इसमें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर पेन लेकर क्या करूँ, इसको दोनों कर लीजिए कि स्मेल हो सकती है, कलर आ सकता है। ठीक है, तो रिटेन्स स्मेल, जैसी स्मेल है वैसी रहेगी अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, रिटेन्स स्मेल जैसी स्मेल है वैसी रहेगी अगर एसिडिक है। हाँ, बढ़ जाएगी लॉसेस स्मेल, लॉसेस मतलब स्मेल कम हो जाएगी अगर बेसिक सॉल्यूशन है, इस तरह से। सिंथेटिक, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। सिंथेटिक मतलब जो हमने तैयार किया, हमने क्या तैयार किया, हमने फिनॉल्फ्थिलीन तैयार किया, मेथिल ऑरेंज तैयार किया। फिनॉल्फ्थिलीन की बात यह है कि जब वो आप एसिडिक सॉल्यूशन में दिखाएंगे तो कलरलेस स्मेल नहीं आएगी, कलरलेस रहेगा। ठीक है, कलरलेस रहेगा या कलर रिमेन सेम रहेगा, जो भी रहेगा। अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में लेके आते हो किसको, फिनॉल्फ्थिलीन को, देखो पी से ये होता है, पी से पिंक हो जाएगा। ठीक है, बेसिक मीडियम में पिंक हो जाएगा। मेथाइल ऑरेंज अगर है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रेड हो जाएगा, अगर मेथाइल ऑरेंज बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो येलो हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, है ना। यहां से क्वेश्चन आ चुका है और अक्सर यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर फिनॉल्फ्थिलीन है तो एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं, मतलब कोई कलर चेंज नहीं, जैसा है वैसा रहेगा। और अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फिनॉल्फ्थिलीन पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रेड कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो येलो कलर का हो जाएगा। बात ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं कहानी में। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, पीएच पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं, हाइड्रोजन की कितनी औकात है, कितनी ताकत है, उसको बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इट इज गिवन टर्म ऑफ पीएच। ठीक है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन एक टर्म है जिसमें हम लोग इसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं कि कितना ताकत है रे, है ना, कितना ताकत है आपके एसिड और बेस में।
पीएच एक जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। यानी हाइड्रोजन आयन और OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन की नंबर के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी वैल्यू या कितनी इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। ये है पीएच स्केल और इससे कुछ चीजें हमको सीखने को मिलती है। इसकी डिटेल्स में हम लोग चलेंगे, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि अगर 7 पे होता है तो वो होता है न्यूट्रल। जैसे आज हम लोग पानी जितनी भी पीते हैं ना, तो पानी हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इससे कम एसिड, इससे कम बेस, यानी 7 से अगर लो है, 7 पे न्यूट्रल होता है। अगर आप द पीएच वैल्यू बिटवीन 7 to 14 है तो वो बेसिक इन नेचर होगा। अगर लेस देन 7 है तो वो क्या होगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। अगर लेस देन 7 है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एक नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड। जितने ज्यादा H प्लस, जितना ज्यादा OH माइनस। अब ज्यादा OH माइनस है तो बेसिक नेचर, ज्यादा H प्लस है तो एसिडिक नेचर का होगा। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से आगे बढ़े, बहुत काम है अपने को। द pH वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन इज न्यूमेरिकली। अच्छा pH होता क्या है, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा आप मैथमेटिकली भी देख लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, नेगेटिव pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज रिफर्ड टू एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। भाई साहब H प्लस इस तरह से नहीं लिखते, आजा, ये रहा H प्लस, ठीक है। नेगेटिव लॉगरिथम तो जो कह रहा है हम लोग वैसे लिखेंगे, अपने तरफ से कोई दिमाग मत लगाइए, है ना, वैसे भी होता नहीं है ज्यादा, लेकिन आपके पास है तो आप ज्यादा मत लगाइए। नेगेटिव मतलब नेगेटिव, लॉगरिथम कह रहा है तो लॉग ले लो, ठीक है। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, तो आप लोग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ले लो और इसी को बोलते हैं pH, ठीक है। तो बात याद रख लीजिएगा कि pH किसको कहेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन को कहेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अगर नेगेटिव लॉगरिथम आप ले रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं pH। बात सही है। तो एक तो ये याद रख लीजिएगा। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इनटू OH माइनस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 10 की पावर माइनस 14 होगा। तो एक बात ये भी याद रख लीजिएगा। ये कैसे आया कैसे नहीं आया ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप दो चीजें जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ अगर लॉग लॉग इसमें आ रहा है, देखो लॉग बेस 10 है ना, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी अब जब ये बात हो ही रही है तो चलो डिस्कस ही कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों ने इसको मैथ में पढ़ा होगा। क्या है, लॉग है, लॉग A की पावर B है अगर मान लो, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B log A, ठीक है। बेस 10 है सबको, सबका बेस 10 है। अगर मान लीजिए कि log A इंटू B लिखा है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं log A प्लस log B, ठीक है। अगर log A अपॉन B लिखा है, इसका मतलब लिख सकते हैं log A माइनस log B लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर क्या, अगर log 10 बेस 10 है, बेस में 10 है तो इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी मगर बहुत मोटी मोटी और छोटी बातें हैं जो काम में आती हैं आपके, इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर ये लिखा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिखा तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैं इसको मिटा दूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर मिटाओ, मेरी भी ले लो, अच्छा लगेगा। चलो अब क्वेश्चन है कुछ कि कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर -5। इस -5 को मैं ऊपर लिखूंगा -5, ठीक है, बढ़िया रहा। 10 टू द पावर -5 NaOH सॉल्यूशन। अच्छा अगर pH आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और NaOH सॉल्यूशन दे रहा है तो pH कैसे कैलकुलेट करोगे। pH अभी अभी जो हमने पढ़ा था वो ये था कि pH जो होता है सर, वो होता है नेगेटिव लॉग H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ना, ये होता है pH। और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो दिया नहीं है यहाँ पर, चूंकि NaOH है तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो हमने एक दूसरा भी फॉर्मूला पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, हमने पढ़ रखा था कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा 10 की पावर -14, ठीक है, ये पढ़ रखा था। तो अब इसका यूज कर लेंगे, क्योंकि हमको H प्लस आयन की पता हो जाए तो हम इसमें रखेंगे, और H प्लस आयन की तो पता नहीं है, दिया क्या है NaOH। अगर NaOH दिया है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बेस है, और बेस का मतलब, इसको हटा दीजिएगा, बेस का मतलब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैं कहूँ आपसे
ये 10 की पावर -5 क्या दिया है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ इतना इतना इतना, तो ये दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिख रहा है आपको ना, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना, आयन। बताओ यहाँ से कितना दे रखा है इसने, 10 की पावर -5, ठीक है। अगर ये दे रखा है तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू 10 की पावर -5 है, तो रख देंगे। हम लोग ये कह सकते हैं कि सर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 10 की पावर -14 होता है। अब बताओ H+ निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, H+ का निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे 10 की पावर माइनस कितना 5, 10 की पावर -14, -5 से -14 में से जब माइनस होगा तो बचेगा कितना 9, 10 की पावर -9, तो यहाँ से बच जाएगा सीधा सीधा H+ की वैल्यू 10 की पावर -9। अब अगर 10 की पावर -9 है तो रख दो, pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, -log 10 की पावर -9, ठीक है। यहाँ बेस तो 10 रहता ही है। H+ की वैल्यू रखा आपने, ठीक है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू रखा। जैसे रखोगे तो आपको अभी अभी मैंने बताया था कि अगर A की पावर B है तो B आगे आ जाता है, तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, ये -9 आगे आ जाएगा इंटू, ये मैं इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस है ना, ये माइनस है तो ये -9 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो pH की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9। अब बताओ ये एसिड होगा कि बेस होगा कि न्यूट्रल होगा, आपको पता है कि 7 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। वैसे भी बेस घोल रहे हो तो बेसिक ही तो होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये होगा आपका बेसिक इन नेचर। जब बेस घोलोगे तो बेस ही तो बनेगा, कौन सा एसिडिक थोड़ी हो जाएगा। हाँ, कोई एसिड होता तो पता चलता आगे, ठीक है। अब कह रहा है कि इतना मोल है, देखो थोड़ा सा आपके लेवल से हट रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर पूरी तरह से समझाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। आपको कहीं भी डाउट होता है आप कमेंट कर लो। कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का, हालांकि ये टर्म 9th में थोड़ा बहुत बताया जाता है लेकिन सिलेबस से बहुत सारी जगहों पर हटा दिया गया है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मोल पर लीटर में होता है, ठीक है, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर मैं कहूँ KOH दिया है तो इसका मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन देगा, OH माइनस का, जैसे इसमें दिया है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मोल पर लीटर होता है। तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ लो कि 0.01 मोल्स ऑफ KOH इज एडेड टू 10 लीटर ऑफ वाटर, हाउ विल द pH ऑफ वाटर चेंजेस, यानी कितना होगा जब इतना घोल दिया गया, इतने 0.01 मोल KOH के घोल दिया गया 10 लीटर में, तो pH क्या होगा उसका। बड़ी आसान सी बात है भाई, यहां से मिलेगा आपको आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, कितना मोल 0.01 मोल, लीटर कितना 10 लीटर। तो जरा बताना मुझे, यहाँ 10 की पावर -2 होता है ना, और एक और माइनस आ जाता तो फाइनली 10 की पावर -3 आ जाता ये। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना दिया, 10 की पावर -3, ठीक है। अब बताओ जरा मुझे कि मुझे क्या चाहिए, pH चाहिए, तो मुझे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, OH माइनस आयन की पता है, तो मैं इसका यूज करूंगा 10 की पावर -14 वाले फॉर्मूले में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा जरा आप मुझे बताना, H+ की वैल्यू नहीं पता सर, मुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे। बताओ क्या ऐसा लिख सकते हैं, बताओ -3 से -3 माइनस मतलब हो जाएगा तो बचेगा कितना, -11। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, डब्बे में लिखते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन को, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -11। सर जब 10 की पावर -11 बचा तो pH बताने में क्या जाता है, आप बताओ, pH का फॉर्मूला क्या है, -log H+ की वैल्यू रख दो वहां, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log H+ की वैल्यू है, आप डब्बे में नहीं रखते इसको, ठीक है, -log H+ की वैल्यू है 10 की पावर -11। अब फिर माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो pH की वैल्यू बता दो जरा मुझे, क्या आ जाएगी, +11 आ जाएगी, ठीक है, +11 आ जाएगी। और हम लोग अगर 11 है तो इसका मतलब ये बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि 14 तक, 7 से 14 बेसिक इन नेचर होता है, तो अच्छा खासा ये बेसिक दिखाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, काम में आएगा। साथ ही साथ ये 11th में भी काम में आएगा, 12th में भी थोड़ी जगह पर काम में आ सकता है, 12th में इसका काम कम है लेकिन 11th में काम में जरूर आएगा, ठीक है, तो इसको नोट कर लो।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि द पीएच ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसका पीएच चेंज हो रहा है 5 से 3। दो केस बता रहा, पहले 5 था अब 3 हो गया। तो कैलकुलेट करना हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस के लिए ऊपर प्लस लगा दिया करिए, ठीक है, यहाँ से ये प्लस मत करिए, प्लस करिए, आयंस चेंज। अब कह रहा है कि कितना टाइम H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। ठीक है, देखते हैं, दो केस है ना, तो एक को केस 1 कह दो, कब, जब आप क्या लो, पीएच कितना लो, पहले 5 ले लो, है ना, पीएच 5 ले लो, एक केस तो ये हो गया, जब आप क्या ले लो, पीएच 5 ले लो। और एक केस हम लोग कब कहेंगे, एक केस हम लोग कहेंगे सेकंड, जब हम लोग पीएच कितनी ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अच्छा पीएच 5 है ना, पीएच 5 है। अच्छा पीएच को हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो जरा, पीएच को लिखते हैं हम लोग, पीएच की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस लॉग क्या, बेस 10 H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, पीएच की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर कितना 5। अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, इस 5 को कुछ इसी फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखना, ये है माइनस, ये है लॉग, ये है बेस 10, ये है H प्लस आयन। ठीक है, ऐसे ही लिख लिए इसको, H प्लस, ये मैंने इसको लिख दिया ऐसे। अब जरा बताओ, मैं अगर 5 को, या आप अगर 5 को ऐसे लिख दें, लॉग 10, 10 की पावर 5, तो बताओ 5 आगे आएगा, बोलो आएगा, हाँ आएगा। 5 अगर आगे आ रहा है तो log 10 बेस 10 की तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली ये क्या लिखा है, वही लिखा है ना, सेम चीज ही तो लिखा है ना। और ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये माइनस में यहां लगा दूं, माइनस में यहां लगा दूं, तो -5 आगे आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वो +5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो फाइनली है तो ये चीज ना। अब आप कंपेयर करा सकते हो, ना, तो करा दो। देखो माइनस लॉग बेस 10 इधर भी है, माइनस लॉग बेस 10 इधर भी है, तो H प्लस है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक बार H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, बता दो जरा मुझे, 10 की पावर -5। जब pH 5 दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर 5, तो जब pH 3 दिया है तो मैं सीधा सीधा लिख दूं ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यस मैम, हाँ कोई बात नहीं आप लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यहां से जो आ जाएगा वो मैं सीधा सीधा लिख दूं 10 की पावर -3। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई, जब 5 के वाले केस में आपने -5 लिखा तो इसको -3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लो क्या चेंजेस आए, वही आपको बता देना कितने टाइम चेंजेस आए। तो जब भी चेंजेस हमको निकालना होता है तो इसको केस फर्स्ट कह दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पहले वाले केस में, इसको दूसरा केस कह दो। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे इस दोनों को, क्या करेंगे, डिवाइड, है ना, इसको इक्वेशन चाहे फर्स्ट कह दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, तो हम लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा कितने का चेंज आया। ठीक है, तो जैसे ही किया हम लोगों ने तो पता ही चला कि सेकंड है 10 की पावर -3 और ये है 10 की पावर -5। ठीक है, 6 हो गए तो 10 की पावर -5। बताओ -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2, बचेगा ना, -2 पर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +2, इसका मतलब 100 टाइम्स कह लो। कितना टाइम कह रहा था, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स कैसे कहेंगे, जैसे आप इसको भी तो ध्यान रखोगे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दूसरे वाले के केस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पहले वाले का केस, ये इक्वेशन फर्स्ट था नीचे था, इक्वेशन सेकंड ऊपर था। तो जो दूसरे वाला केस है, दूसरा वाला H प्लस, दूसरे वाले केस में ये 100 आया ना, 100 टाइम्स मत को, 100 आया तो 100 इंटू क्या हो जाता, H प्लस फर्स्ट वाला केस। तो इसीलिए चूंकि 100 टाइम्स है इसीलिए हम लोग कहेंगे कि 100 टाइम्स क्या होगा, 100 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपके सीबीएसई बोर्ड में, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़े, फिर आपका जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो, है ना। वैसे भी 1 घंटा 13-14 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब यू हैव 2 सॉल्यूशन, बहुत आसान सा सस्ता सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही बता दो। ठीक है, कह रहे आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक की पीएच वैल्यू दे रखी है 6, ये क्या हुआ, एक की पीएच वैल्यू दे रखी है कितनी 6, एक की पीएच वैल्यू दे रखी है 8। पूछ रहा है कौन होगा, कैसा होगा। 6 है तो एसिडिक होगा, है ना, क्या है 7 इंडिकेट करता है एसिडिक, जो लेस देन 7 है, वो इंडिकेट करता है एसिडिक सॉल्यूशन, व्हाइल ग्रेटर देन 7 इंडिकेट्स द बेसिक सॉल्यूशन। 7 से ज्यादा तो बेसिक। तो सॉल्यूशन
सिंस अ सोल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन, ए क्योंकि 7 से कम है उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और सोल्यूशन ए इज एसिडिक होगा क्योंकि ज्यादा H प्लस है तो एसिडिक, वैसे भी 7 से छोटा है तो आप एसिडिक कह दो सीधा सीधा। What effect does the concentration of H plus aqueous ion have on the nature of the solution? कैसा इफेक्ट दिखाता है? तो more of concentration H plus ion, higher the acidic nature of the solution. जितना ज्यादा H plus उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी भाई, बहुत छोटी सी बात थी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ, ये जरूरी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से क्या आता है, ह्यूमन एंड प्लांट्स, हमारे जो ह्यूमन एंड प्लांट्स है ना, यानी जो भी प्लांट्स हैं और हम लोग की बॉडी जो भी है, इसमें कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होती है एसिड बेस की, ठीक है। और जो पीएच वैल्यू है उसका एक लिमिटेड दायरे में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कम हुआ तब भी नुकसान, अगर पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तब भी नुकसान, ठीक है। तो क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी आर द पीएच रेंज 7 to 7.8, द पीएच फॉल्स बिलो 7 राइजेस अबव, मतलब 7 से कम हुआ और या 7.8 से ज्यादा हुआ तो सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। 7 से कम पे एसिडिक अगर बहुत ज्यादा हो गया, 7.8 बेसिक हो गया तब भी दिक्कत हो जाएगी। इनडाइजेस्टिव सिस्टम, अब जो हमारा पेट है उसमें बहुत सारे आपको पता है गैस्ट्रिक जूस है, HCl प्रोड्यूस आवर स्टमक विच हेल्प द डाइजेशन इन फूड, बहुत जरूरी एसिड है आपके पेट का, बट इन अमाउंट ऑफ जो अमाउंट ऑफ एसिड है प्रोड्यूस्ड इंक्रीज इन कॉज पेन एंड इरिटेशन, अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको क्या होगा, इरिटेशन होगा या फिर दर्द होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ एसिड जब बढ़ जाएगा तो टूथ डिके, हमारा दांत खराब होने लगता है, माउथ फॉल्स अगर 5.5 से क्या होगा बिलो हो गया तो डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, डिसोल्यूशन होने लगता है, टूथ एनेमल मतलब गंदगी आपके बन जाएगी और ये बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, बहुत खतरनाक आपको इसका सामना करना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, बहुत सारे सेल्फ डिफेंस के लिए भी उनके पास पीएच वैल्यू होती है, पीएच होती है जिसका मतलब इस पीएच वैल्यू कम होती है, जिसके वजह से क्या होता है, स्टिंग ऑफ हनी भी, जो उनके स्टिंग होते हैं उसमें इंजेक्ट मेथनोइक एसिड होता है जो फॉर्मिक एसिड होता है, ड्यू टू द विच वी फील पेन, अगर वो काट लेते हैं तो हमको इसी वजह से दर्द होता है। जो हनी भी होती है या चींटी होती है उसमें उनके स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उनके स्टिंग में पाया जाएगा ये आपका फॉर्मिक एसिड, ठीक है, या जिसको मेथेनोइक एसिड, या जिसका फार्मूला होता है H, ये कहाँ गया, HCOOH, ठीक है। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। चलो इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट्स की बात कर ले, सॉल्ट्स के बाद ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, 1 घंटा 17 मिनट हो गया है, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉल्ट के पढ़ने के बाद चैप्टर क्लोज कर दें अच्छे से, ठीक है। सॉल्ट क्या होते हैं, तो सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड विच कंटेन्स अ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, मतलब H प्लस आयन की जगह कोई और पॉजिटिव और OH माइनस आयन की जगह कोई और नेगेटिव होगा, तो जनरली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्ट। जैसे NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस, NaNO3 सोडियम प्लस में होगा और नाइट्रेट आयन माइनस में, Mg प्लस Cl माइनस, इस तरह से होगा। तो जब भी कभी, अच्छा ये बनता कैसे है, आपको बताया था एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन से बनता है ये। न्यूट्रल सॉल्ट होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, बहुत काम किए। स्ट्रॉन्ग जब आएगा या वीक आएगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट, अब स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो बेसिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई, बड़ी सिंपल सी बात थी। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो हम लोग को सी वाटर, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो साधारण नमक, खाने का नमक, टाटा नमक, देश का नमक हम लोग खाते हैं, वो हमारे समुद्र से बनता है इवेपोरेशन के थ्रू। एक्सट्रैक्ट द साल्ट फ्रॉम सी वाटर, इट अलाउड टू इवेपोरेट, मतलब इवेपोरेशन के फलस्वरूप आपको नमक मिलता है। देखो नमक के लिए बहुत बवाल हुआ था हिस्ट्री में, जिसके लिए दांडी यात्रा निकाली गई थी, नमक आंदोलन हुआ था पूरा, तो वो आपको बताना कमेंट करके कि गांधी जी ने निकाली थी, कहाँ से कहाँ तक निकाली थी और कितने मील का डिस्टेंस था, कब निकाली थी, कितने दिन में कवर हुआ, ये सारी बातें आप कमेंट करके बताओ। और ये आपके चैप्टर नंबर 2, आप 10th में हो तो चैप्टर नंबर 2 इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो पूरा चैप्टर है ना,
तो उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपका जिक्र मिल जाएगा। तो नमक पढ़ रहे भले यहाँ पर हो, लेकिन जो नमक का कर्ज है वो इतिहास में आप देखिए कि कितना भारी पड़ा था, और उसके लिए गांधी जी ने खुद नमक बना करके कानून तोड़ा था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया था, वहां से भी पैसा वसूली चाहते थे। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें वहां वाली भी रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट, क्या क्या खासियत होती है? तो ये भाई हमारे खाने का एक मुख्य पार्ट है। सबसे पहली बात स्लाइटली, अच्छा एक बात ये है कि नमक जो खाना चाहिए वो कितना खाना चाहिए। नमक बहुत ज़्यादा खाने से भी नुकसानदायक है, कम खाएंगे तब भी नुकसान है। ज़्यादा खा लोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर आपको डायबिटीज़ और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एक WHO का रिकॉर्ड है कि जब जो नमक WHO ने बताया कि एक इंसान को नमक एवरेज 5 ग्राम खाना चाहिए। 5 ग्राम नमक एवरेज खाना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, है ना, 1 टेबल स्पून। और बहुत सारी चीज़ों का नमक मिलाकर हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं, और इसमें नमक ज़्यादा खाने वाले में इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हम इंडियंस अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो कि आप नमक बहुत खाते हो, लेकिन अच्छी बात नहीं है। हम लोग एवरेज 8 ग्राम नमक खाते हैं, है ना। 8 ग्राम, ये WHO कहता है, हम नहीं कहते इसको। 8 ग्राम नमक पर इंडियंस एक एवरेज में खाता है। हो सकता है आप कम खाते हो सकता है कि आप ज़्यादा खाते हो, लेकिन नमक और चीनी जितना आप अवॉइड कर सकें, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी खाएं, नहीं तो नमक आप कम खाएं, चीनी आप कम खाएं। ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से कम, हमेशा कोई भी चीज़ नुकसानदायक हो जाती है। तो इस चीज़ को हमेशा फॉलो करें कि नमक और चीनी ज़रूरत भरी खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। और खासकर चीनी तो आप उसको भी अवॉइड करें कि डायरेक्ट जो सिंथेटिक शुगर है वो नुकसान करती है। उससे बढ़िया आप गुड़ खाएं, है ना, या फिर गन्ने का जूस पिए। कॉमन सॉल्ट के बारे में, सॉल्युबल इन वाटर होता है ना, और हाइड्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक तो थोड़ा वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ये कुछ खास बातें थी नमक की, और भी बहुत सारी बातें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लीन, चेंज, आगे। यूज ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो एसेंशियल डाइट में हो गया। यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर, आइसक्रीम जो बनेगा ना उसमें नमक का इस्तेमाल बहुत होता है। जो फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब जो आइस होगा ना उसको जमाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, नमक मिलाने से होता क्या है, कभी आपको बताएंगे। नमक मिलाने से दरअसल होता ये कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो कम हो जाता है, यानी बर्फ जल्दी जमेगा। नमक अगर रहेगा तो बर्फ जल्दी जमेगा, और ऐसा हम लोग इसीलिए करते हैं नमक मिलाकर, ताकि जो आइसक्रीम है वो जल्दी जम सके। इट इज़ यूज टू रॉ मटेरियल्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सबके लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है। नमक से बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। नमक से आप बहुत कुछ बना सकते हो। देखो, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, हालांकि एक बेस है, अगर इसको बनाने की बात करें तो नमक में हम लोग क्या करेंगे, वाटर को पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, नमक और पानी को आपस में सलाइन वाटर में जब करेंगे। दरअसल इसका सेटअप आप देखोगे जब, तो इस तरह से डब्बे होंगे, एक तरफ एनोड लगी होगी, है ना, इस तरह से एक रॉड होगी एनोड, इस तरह से एक होगी कैथोड, है ना। यहाँ से कुछ निकलने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए डब्बा बना होगा। हम लोग सैलाइन वाटर यहाँ से एंट्री कराएंगे, ठीक है। सैलाइन वाटर मतलब वही पानी में नमक को घोल दीजिए तो उसको बोलते हैं सैलाइन वाटर या ब्राइन वाटर, ठीक है। जैसे कराएंगे तो यहाँ क्या बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है, हाइड्रोजन। अच्छा बताओ, क्लोरीन होती नेगेटिव है तो वो जाएगी किसके पास, पॉजिटिव के पास जाएगी। और होता कौन है पॉजिटिव, एनोड होता है पॉजिटिव, ठीक है। और हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव H+ आयन, और वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव के पास। नेगेटिव कौन होता है, कैथोड, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वो कैथोड पे बनेगी, जो क्लोरीन गैस बनेगी वो एनोड पे बनेगी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जनरली। और जो NaOH है वो नियर कैथोड बनेगा, यानी नीचे में आपके रहेगा कैथोड के पास में, ठीक है। NaOH इकट्ठा होगा, तो ये बात आप रखिएगा, नियर बाय कैथोड होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका पूरा इस तरह से बनाया जाता फिगर, आप लोग NCERT में देखिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा इस जो मेथड है इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई स्लैग्ड लाइम। मतलब ये क्यों लिखा गया इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इसको हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इस मेथड को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। जो क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन गैस है उसको हम लोग ड्राई एक्शन ऑफ, अच्छा क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग कई जगह पर करेंगे, जैसे क्लोरीन और इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से एक चीज़ बनेगी जिसको आप लोग CaOCl2 बोलते हो, जैसे ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम लोग यहाँ से क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुझे हुए चूने के साथ रिएक्ट करें। जो अभी हमारा कौन सा चूना था, असली शेर शाप चूना था ना, ये बुझा हुआ चूना है। इसमें क्लोरीन अगर हम लोग फ्लो करा देंगे तो भाई साहब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। माइक चल रहा है, हाँ चल रहा है, सही है।
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कोई खास काम नहीं है, आप लोग चाहो तो इसको स्किप कर देना, जब ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे तो ऐड कर लेना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यूज क्या है, यूज से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज और यूज, ये चीज जरूरी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का तरीका, प्रॉपर्टीज और यूज। प्रॉपर्टीज में भी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी कभी पूछ लेता है। साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, है ना। डीग्रीजिंग, अगर ग्रीस लगा है और आपको हटाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर, ये जरूरी है जी, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में होता है इसका। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे यूज में आता है NaOH, ठीक है। चलो, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको अभी हम लोगों ने बताया कि CaOCl2, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड Cl2, इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसका। असल में टूटता है तो +1 और +2 में भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो अभी आप छोड़ो उसको। आप जानो कि ये प्रिपेयर किया जाता है किसके, क्लोरीन गैस से। जो लाइन आगे लिखी थी वो दरअसल यहाँ की थी। ड्राई स्लैग लाइन पर जब हम क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराते हैं, CH का होल ट्वाइस, ठीक है, क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या बनता है, CaOCl2 और वाटर बनता है, ठीक है। वाटर मतलब नमी रहती है थोड़ी सी, तो नमी के फॉर्म में रहता है। द क्लोरीन गैस इज यूज टू द अबव रिएक्शन बाय प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। मतलब ये जो क्लोरीन बन रही है, इसके बारे में बोला है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस अभी थोड़ी देर पहले कराया था आपने ना, NaCl का, ब्राइन मतलब वही ब्राइन वाटर या सैलाइन वाटर, बात एक ही, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन पानी में घोल दीजिए, उससे उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, तब आपको क्लोरीन मिलेगी, तब आप इसका बना लोगे ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यूज, यूज बहुत जरूरी है, सीधा सीधा पूछ लेता है इसका इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ब्लीचिंग पाउडर का कॉटन और लिनन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत जरूरी काम है, ठीक है, क्योंकि कलर उड़ाने काम आएगा ये। पेपर इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग पाउडर का वुड पल्प बनाने के काम में आता है। जो लॉन्ड्री है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, वो ब्लीचिंग से आप कपड़े भी धुलते हो ना, जो आपका आला होता है, व्हाइट वॉशिंग है ना, तो आला जो होता है उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या करता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अगर इन्फेक्टेड हो गया या फिर बहुत गंदगी हो गई उसमें, तो उसको भी साफ करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो ब्राइन है यानी NaCl, एक्वस फॉर्म में लेंगे, तो सैचुरेटेड विद द अमोनिया इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप जितना आप तक पढ़े हो सब इकट्ठा रख लो, NaCl वाटर, यानी ये हो गया कि एक्वस फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में ले लीजिए और आपस में रिएक्ट कराइए, तो अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 का मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी। या फिर इसको हम लोग सोडियम, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जब ये बनेगा, इस मेथड को बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, है ना, सॉल्वे मेथड, तो कभी कभी पूछ लेता है, नहीं तो नहीं पूछेगा, तो कोई बात नहीं, ये तरीका है इसका, आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर आपका खत्म होगा। यूज बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, यूज तो आपको बहुत जल्दी याद रखना है। बेकिंग पाउडर बनाने में एंटा एसिड में काम में आता है, एंटा एसिड में काम में आएगा, जैसे बहुत ज्यादा एसिडिक हमारा, हमने खाना खा लिया, एसिडिटी ज्यादा हो गई है, तो उस एसिड के प्रभाव को खत्म करने के लिए कुछ बेसिक आपको नेचर का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, बेसिक नेचर की कोई चीज लेनी पड़ेगी, तो उसी को बोलते हैं एंटा एसिड। जो एसिड के इफेक्ट को कम करने में यूज किया जाएगा वो एंटा एसिड है, ठीक है। तो एज एन एडिटिव इन फूड ड्रिंक्स, अब आपको बताया सोडा, जो सोडा होता है बेकिंग सोडा, उससे आपका जो भी सॉल्यूशन बनता है, जो भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, तो वो सब किसके वजह से होता है, बेकिंग सोडा की वजह से ही बनता है। ये बहुत खास इस्तेमाल है इसका फायर एक्सटिंग्विशर्स में, अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं आग लगी है तो बेकिंग सोडा वाला फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज होगा, ठीक है, मतलब आग बुझाने के यंत्र में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके MCQ में पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा, है ना, दूध से सफेदी, निरमा से आए। अब इसको भी पढ़ लीजिए, वॉशिंग सोडा का मतलब वही Na2CO3.10H2O, 10H2O को बोलते हैं डेका,
10 मतलब डेका, H2 मतलब हाइड्रेटेड, तो डेका हाइड्रेटेड, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका नाम है क्या, नाम में क्या रखा है, एग्जाम में नाम भी आ जाता है कई बार, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज कैरिड आउट थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप में होता है, जैसे सबसे पहले आपने क्या बना लिया, आपने खाने वाला सोडा बना लिया, फिर आप उसको हीट दीजिए, तो किसमें, फिर हीट देंगे तो टूटेगा, किसमें किसमें टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मतलब जिनसे वो बना है उसमें टूटेगा, लेकिन आपको कुछ नई चीज मिलेगी, सोडियम कार्बोनेट। अब ये वाटर है, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो वाटर ज्यादा अगर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो कुछ कुछ होता है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर। क्या करेगा ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये वाटर के साथ 10H2O के साथ जुड़ जाएगा और यहां बना लेगा क्या, मैं यहां लिखता हूं Na2CO3.10H2O, और ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, कपड़ा धोने वाला वॉशिंग सोडा, जिसको आप डिटर्जेंट और साबुन के फॉर्म में देखेंगे। साबुन और डिटर्जेंट इस बार आपके उसमें है नहीं, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको उसको जानना होगा तो हम लोग जरूर उसको भी पढ़ लेंगे। तो मिटा दूं, शॉट ले लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। मैंने साफ कर दिया और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मैंने लिख दिया जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था। ठीक है, हाँ जी, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के लिए किसका इस्तेमाल करें, हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग के लिए आप लोग डिटर्जेंट का इसका इस्तेमाल करें, किसका, Na2CO3.10H2O, जिसको आप लोग वॉशिंग सोडा बोले थे। वॉशिंग पर्पज, लॉन्ड्री, ये सब की जरूरत में होता है। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में इसकी जरूरत होती है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसकी जरूरत होती है। बोरेक्स बनाने में इसका काम होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। ये जिप्सम मैंने आपको बताया था कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और वाटर, याद रखना। ठीक है, छोटा नाम है तो छोटा नंबर देना, बड़ा नाम है तो बड़ा नंबर देना। मतलब अगर मैं 1 और 2 यहां देता हूं तो छोटा नंबर मैंने दिया ना, तो छोटा नंबर का मतलब ये हो गया जिप्सम, ये क्या हो गया, GYPSUM, ये हो गया जिप्सम। अगर मैं बड़ा नंबर देता हूं, मैंने CaSO4.H2O, बड़ा नंबर का मतलब ये 2 और ये 1। ठीक है, तो बड़ा नंबर दे दिया, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CaSO4 आपको बुक में मिलेगा 1/2 H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, अगर हाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो कैसे बनेगा, जब हम लोग जिप्सम को गर्म करेंगे, जब हीट करेंगे तो पानी निकलेगा, तो 2 में से आप 1.5 निकाल दो, 2 में से आप 1.5 पानी निकाल दीजिए, यानी 1:1 निकाल दीजिए, तो पानी निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके क्या, ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जब कभी आपने देखा हो इस तरह से हॉस्पिटल में, जब बोन्स हमारी ब्रेक हो जाती है तो उसको सीधा रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आके इसके यूज को बताता हूँ। तब मैं इसको क्लियर करूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, मोल्ड बनाने, खिलौने बनाने, पॉटरी में, सेरेमिक्स में इसका यूज किया जाता है। आपके घर में जो डिजाइन बनती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है पीओपी का। फायर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने में, आग से बचाने के लिए अगर आप कोई मटेरियल बनाना चाहते हो तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। मेडिकल साइंस में एज प्लास्टर फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स, तो सेटिंग में उसके यूज में आता है, जो प्लास्टर बनते हैं वो मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल होता है पीओपी का। हम लोग क्या करते हैं, पीओपी जैसे मान लो मेरे हाथ में खुदा ना खास्ता मान लो इस तरह से ब्रेक होता, तो इसको हाथ को सीधा रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर कैल्शियम तो अपने आप में फिल हो जाएगा, हम दवा खाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे हल्की हल्की, तो हमारे बॉडी में वो जो गैप है, वो दरार जो पड़ी है, जो टूटी हड्डियां हैं वो जुड़ेंगी, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस आके भरेगा तो फिर से हड्डी बन जाएगी हमारी और वो जुड़ जाएगी, तो उसको सीधा रखने की तो जरूरत पड़ेगी ना, और सीधा रखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये पढ़ा इसमें 2H2 है, ऐसे आपने उसमें पढ़ा था कैल्शियम सल्फेट में अगर आप पढ़ेंगे तो 5H2 आएगा, ऐसे अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने Na2CO3.10H2O पढ़ा था, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो इट इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट में एक फार्मूले में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है,
जैसे इसमें 2 है तो 2 मॉलिक्यूल है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका 2 है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसको आप लोग नीला थोथा भी बोलते हो, ठीक है, ब्लू विट्रॉल, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इतनी छोटी सी बात है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है, बढ़ जाए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे वैसे हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाई डज डिस्टिल्स वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? बारिश का पानी करता है लेकिन डिस्टिल वाटर क्यों नहीं करता? सिंपल सी बात है, आयन। आयन अगर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। तो क्या है, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जबकि हमारे पास जो रेन वाटर होता है उसमें कहीं ना कहीं सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देख लीजिए काम में आ जाएगी आपके, SO2 जो जाती है ना वो वाटर के साथ, क्योंकि वाटर में वेपर प्रेजेंट होती है, तो पहले SO2 कन्वर्ट हो जाती है आपकी SO3 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। या यूं कह लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर फाइनली जा करके कहीं ना कहीं H2SO4 बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो हवा में क्या होगा, बादल में सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी रहेगी, जैसे दिल्ली NCR साइड में या आगरा साइड में या आप मेरठ साइड में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एसिड हमारे क्लाउड्स में रहेगा, हमारे बादलों में रहेगा, और जब बारिश होगी तो वही बारिश नीचे गिरेगा तो बहुत खतरनाक होता है। इसी वजह से ताजमहल का रंग कैसा हो गया, फेडेड हो गया है, येलोइश पे हो गया है, ताजमहल बदरंग इसी वजह से हो गया है क्योंकि एसिडिक रेन हुई। एसिडिक रेन किसकी वजह से होती है? पॉल्यूशन की वजह से हुई। पॉल्यूशन किसकी वजह से हुआ है? आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन कहाँ से होता है? तो फैक्ट्रीज से होता है, और बहुत ज़्यादा जो आपकी डीजल गाड़ी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, कार्बन एमिशन करती है। तो दिल्ली और NCR और आसपास के क्षेत्रों में या जहाँ भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एसिडिक रेन का जो खतरा है वो बना रहता है, और इससे खेती बहुत बेकार हो जाती है। और एक कारण ये भी है कि बहुत सारे जो क्षेत्रों में लोग पराली जलाते हैं। पराली क्या होती है, आपने देखा होगा कि धान या गेहूं निकलने के बाद जो उसका जो रिमेन्स पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट, या गन्ने के बाद जो आप देखोगे कि जो उसका सूखा हुआ हिस्सा बचा होता है, तो लोग खेतों में उसको क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे एटमॉस्फेयर को, है ना, और पॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ से पॉल्यूशन, जब आप कभी इंग्लिश में या हिंदी में इसका ऐसे लिखो तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि पॉल्यूशन बढ़ने से एक खतरा ये भी है कि एसिडिक रेन हो सकती है, और होती भी है कई जगह। ताजमहल का रंग इसी वजह से फेड हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, रेन वाटर में क्या क्या होता है? अर्थ थ्रू द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व इन एसिडिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें। एयर जब कार्बोनिक एसिड बना देता है एयर से जाके H2CO3, कार्बोनिक एसिड क्या करता है? प्रोवाइड्स हाइड्रोजन H+, मतलब जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गई उससे कार्बोनिक एसिड बना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गई, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस, फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसी तरह से कार्बन क्या करेगा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर कार्बोनेट आयन CO3-2, ठीक है, कार्बोनेट आयन। रेन वाटर, अब जो रेन वाटर में होगा वो प्रेजेंस होगा H+ आयन, एसिड है तो H+ आयन आएगा ही आएगा, और कार्बोनेट आयन आएगा, और इसी वजह से क्या होता है? रेन वाटर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बात समझ में आ रही ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड की वजह से एसिड बन गया, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी तो होगी होगी क्योंकि उसमें से आयन मिलेगा। तो आई होप कि ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक कार्बोनिक एसिड, ठीक है। Why do acid not show acidic behavior in the absence of water? ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, मैंने शुरू में ही आपको समझा दिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो भाई पढ़ लीजिएगा इसको नोट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन ये सब पूछा गया है। कह रहा राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस देन। कह रहा डाइल्यूट, अब इसको आपको लिखना है, रिएक्शन लिखना है, और रिएक्शन लिखने के साथ साथ आपको इसको बैलेंस भी करना है। तो चलिए लिखते हैं, क्या ही मुश्किल है, या आपको मैं होमवर्क दे दूं, एक बता देता हूँ बाकी आप करना। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, दिल आ गया मेरा सल्फ्यूरिक एसिड पे, तो डाइल्यूट H2SO4 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब जिंक लिख रहे हैं, तो जिंक मैंने लिख दिया, जिंक ग्रेन्यूल से मतलब सॉलिड है, ठीक है। अब आपको पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी। भाई जब पढ़ रखी है तो क्या करने के लिए पढ़ा? इस्तेमाल करने के लिए। हटाओ इसको यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा है इसको देख के। ये बनेगा ZnSO4
है ना, एक्वस, और यहाँ से रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये हो गया आपका रिएक्शन। बैलेंस कर दो इसको, देखो एक जिंक एक जिंक, एक सल्फेट, दो हाइड्रोजन है, तो ऑलरेडी बैलेंस भी है, ठीक है। इस तरह से आप ये सब रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कर लोगे ना, बिल्कुल आसान है, कर लेना, ठीक है। आप लोग रिएक्शन देखना, कर लेना। और मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी लिख दिया है, तो पहले कोशिश करना कि खुद से करना, नहीं होती है तो इसमें से देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो। कह रहा है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्वेश्चन है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया और क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। और इसको भी कर लिया, पूरा चैप्टर भी पढ़ लिया, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। और अपने पूरे जो आपकी जो बुक है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आप कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन, टेस्ट ट्यूब ए और बी, इक्वल लेंथ लिया गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू ट्यूब ए, HCl ऐड किया गया, और एसिटिक एसिड ऐड किया गया ट्यूब बी में, ठीक है। दो ट्यूब लिया गया, इसमें HCl, एक में एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ऐड किया गया। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई, किस ट्यूब में जो आपने क्या लटकाया है, मैग्नीशियम रिबन लटकाया है, किस में बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होगी और क्यों होगी। तो सिंपल सी बात है, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसके साथ होगी ना। तो फिजिंग ऑफ अकर मोर विगरसली टेस्ट ट्यूब ए, क्यों, क्योंकि ए में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वेयर एज एसिटिक एसिड जो आपका है इज वीक एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों होता है, क्योंकि डिसोसिएशन एसिड जो होता है, डिसोसिएशन ऑफ एसिड, वो स्ट्रॉन्ग में ज्यादा होता है और वीक में कम होता है, ठीक है। Being strong acid, hydrochloric acid solution contains a much greater amount of hydrogen ion, तो इसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन मिलेगा स्ट्रॉन्ग वाले में। इस वजह से ड्यू टू द विच फिजिंग ऑफ अकरन मोर विगरसली, बहुत तेजी के साथ ट्यूब एक में रिएक्शन होगी कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द फिजिंग इज ड्यू टू द evolution of hydrogen gas which is formed by the action of acid and magnesium metal and magnesium ribbon of magnesium ribbon। तो सीधी सी बात है, मैग्नीशियम और HCl, अब यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन आप HCl से कराओ, 2 HCl ले लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी यहाँ से क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। और वहीं अगर आप एसिटिक एसिड में कराओगे तो वो कम तेजी से निकलेगी वहां पर, क्योंकि वो डिसोसिएट कम होता है, ठीक है। और इसलिए ये विगोरसली होगी, वो जनरली नॉर्मल ही होगी, ठीक है। 5 सॉल्यूशन है ABCDE, ठीक है, 5 सॉल्यूशन है। अब 5 सॉल्यूशन है तो इसमें से आपको बताना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर शो कर रहा है pH। अब कुछ pH शो कर रहा है, जैसे A का 4, B का 1, C का 11, D का 7 और E का 9। कौन सा एसिड कैसा, 5 सॉल्यूशन है, ठीक है। अब कैसा नेचर होगा, अब मतलब 4 है तो कैसा होगा, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड, 11 पे बेस, न्यूट्रल, ये लाइटली बेसिक। तो यहाँ पर सारी वीकली इज एल्कलाइन या बेसिक इस इन नेचर कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप लोग इसको नोट कर लें। यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है, इसका मैंने सीक्वेंस लिख दिया है कि कौन बढ़ते हुए क्रम में कौन घटते हुए क्रम में रहेंगे, कौन 0 से शुरू करो ना, या फिर आग बढ़ते हुए क्रम में लिख दो या घटते हुए क्रम में लिख दो, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिएगा। अरेंज, ये क्वेश्चन पूछा गया, अरेंज द पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन करना है, तो सबसे ज्यादा आयन हाइड्रोजन किस में होगा, एक वाले में, एक वाला है कौन भाई, बी, तो बी में सबसे ज्यादा होगा। उससे कम किस में होगा, चार वाले में, चार वाला है कौन, एक, ए होगा। इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। फिर उससे कम किस में, 4 से फिर कम है 7 में, 7 कौन है, 7 है आपका 4 से कम फिर 7 में, 7 कौन है, डी, तो डी हो जाएगा। 7 से फिर कम है 9, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, ठीक है। अगर OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछता तो यही चीज उल्टी हो जाती, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाती, इस चीज को हम लोग सीक्वेंस को पलट देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बढ़िया है, इसको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। मैं इसको मिटाऊं, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेश मिल्क हैज pH 6 है, फ्रेश मिल्क अभी गर्म नहीं किया है, तो pH 6 है, इसका मतलब एसिडिक नेचर रहेगा उसमें। हाउ डू यू थिंक द pH वैल्यू, pH विल चेंज इट्स टर्न इनटू कर्ड। pH चेंज होगा तो दही में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका रीजन है pH ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो। अब 6 से कम आएगा, दही तो खट्टी होती है आपकी, खट्टी होने का मतलब 6 से कम तो आना ही पड़ेगा। तो दही की तरह अगर खट्टापन चाहिए तो 6 से कम आना पड़ेगा। जैसे ही 6 से कम आएगी ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। कहाँ गया भाई,
कर्ड में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो जाएगा, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड प्रेजेंट, इट रिड्यूसेस द पीएच वैल्यू। तो लैक्टिक एसिड है जो इसके पीएच वैल्यू को कम करता है, और पीएच वैल्यू के कम होने के फलस्वरूप दूध से दही बन जाती है। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आपने इस पूरे लेक्चर को देखा, इसकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराइए, आप मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, और तभी आप मुस्कुरा पाओगे जब आपके पास नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो मैं ये कहूँगा कि मुस्कुराते रहिए, दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराते रहिए, दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। आप में है जो बात वो किसी और में नहीं है, इसलिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।